हेलो एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी के ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में मैं बताऊंगा। चले जानते हैं क्या है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को जानने से पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर किया था वो हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में किया था। और रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन जो होगा वो डेफिनेशन होगा कि स्पॉन्टेनियस यदि किसी भी एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा रेज यदि इमिट हो तो उसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और इसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज को इमिट्स करने का एक कंडीशन है, यदि अल्फा रेज निकलेगा तो बीटा नहीं निकलेगा, और अल्फा बीटा में से कोई एक ही निकलेगा और इसके साथ गामा जरूर निकलेगा। तो क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है अल्फा और बीटा एंड गामा। तो अल्फा और बीटा में से कोई एक और गामा उसके साथ साथ। तो और इसके लिए एक कंडीशन और है कि उसका न्यूक्लियस जो होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वो दोनों इक्वल नहीं रहता है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाता है। यदि दोनों इक्वल हो तो स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा अनस्टेबल में इक्वल नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हो गया रेडियो एक्टिविटी के लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए अल्फा, बीटा और गामा रेज स्पॉन्टेनियस निकलता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलता है, और न्यूक्लियस ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है। अब चलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है इसमें रेडियो एक्टिविटी में। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही दूसरा नाम है सोडी एंड फेजांस लॉ। सोडी एंड फेजांस लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोडी और फेजांस साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था। इसे द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और इसमें 3 लॉ है, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिकेज। तो समझते हैं वन बाय वन तीनों रूल को। तो पहला जो रूल है इसमें यह है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा रेज निकलता है तो क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज हो जाता है एक अल्फा रेज निकलने पर। तो सपोज यहाँ पे यूरेनियम 92 और जो है 235 है, इसमें से एक अल्फा रेज निकला तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर ये है, इसे Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास ये है, इसे A से डिनोट किया जाता है। इसमें से 2 जो है एक अल्फा रेज निकलने पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और एटॉमिक मास में क्या होगा, 4 से डिक्रीज हो जाएगा तो ये 231 हो जाएगा। सपोज ये X एलिमेंट बना लिया एक अल्फा निकलने से, तो एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा और एटॉमिक मास 231 हो जाएगा। तो ये अल्फा जो होता है इसका जो है एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, और इसी को हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है क्योंकि हीलियम में भी दो एटॉमिक नंबर होता है, उसका एटॉमिक मास 4 होता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं। और ये जो है वैसे ये एक्स जो है ये थोरियम बना लेगा। 90 जो एटॉमिक नंबर होता है ये थोरियम का होता है। तो इसका क्या हो गया कि अल्फा डिके के लिए सोडी एंड फेजांस ने जो रूल दिया था वो कहा था क्या, एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास जो होता है 4 से डिक्रीज हो जाता है। अब चलते हैं बीटा डिके में। बीटा डिके में क्या होता है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर जो है 1 से इंक्रीज कर जाता है और एटॉमिक मास में देयर इज नो चेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर देखिए 92 है, एक बीटा रेज निकल रहा है, बीटा पार्टिकल निकलते ही ये क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर गया और एटॉमिक मास में देयर इज नो चेंजेस, तो ये 235 ही हुआ। और तो एटॉमिक मास का जो पावर होता है -1 होता है और इसका एटॉमिक मास 0 होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्जेज होता है। और इसको अल्फा जो निकला था ये हीलियम न्यूक्लियस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे दो चार्जेज होता है, 2 चार्जेज होता है यहाँ पे, यानी अल्फा का जो चार्जेज जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है अल्फा रेज का सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। और अल्फा रेज जो होता है, अल्फा रेज
का जो एटॉमिक मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक वेट, जिसके कारण ये इसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है सबसे कम होता है। लोवेस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है अल्फा रेज का, हैवी होने के कारण। ये हैवीएस्ट पार्टिकल है। अल्फा रेज क्या है? हैवीएस्ट पार्टिकल है, जिसके कारण पेनिट्रेशन पावर जो होता है इसका जो होता है कम होता है। और ये बीटा का क्या होगा? उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा, और गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे जो है ज़्यादा होगा। और ये इसका अल्फा का आयनेशन एनर्जी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पे चार्ज +2 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम आयनाइजेशन एनर्जी इसका होता है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी गामा रेज का होता है। तो अब चलते हैं कि गामा डीके में क्या होता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा रेज निकलेगा तो क्या होगा? तो गामा रेज निकलने पर उस एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है, ना ही एटॉमिक मास में कोई चेंज होता है। सपोज एक एलिमेंट है यूरेनियम और इसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 235 है, 1 गामा रेज निकला, तो सपोज एक एलिमेंट एक्स बना लिया और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना तो एटॉमिक नंबर में ना तो एटॉमिक मास में। यही तीनों रूल को सॉडी एंड फेजांस ने दिया था। तो अब चलते हैं इसी लॉ के आधार पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स का एक एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल रखा हुआ हूं और दोनों एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी सपोज एक एलिमेंट है यूरेनियम 92 235, इससे 6 अल्फा और 4 बीटा रेज निकलेगा, तो जो है क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट? तो कितना अल्फा रेज निकल रहा है? 6 अल्फा एंड 4 बीटा। देखिए, 6 अल्फा निकलेगा, एक अल्फा निकलने पे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, तो 6 अल्फा रेज निकलने पे कितने की कमी? तो 12 की कमी हो जाएगी। तो इसमें 12 की कमी हो जाएगी, 92 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। और एटॉमिक मास में कितने की? तो एक निकलने पे 4 की कमी, 6 निकलने पे 24 की कमी, तब इसमें से 24 माइनस हो जाएगा तो 211 हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन में है? 4 बीटा रेज निकलने पर क्या होगा? एक बीटा रेज निकलने पर एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक मास में देयर इज नो चेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर में 1 बीटा निकलने पर 1 इंक्रीज, 4 बीटा निकलने पर 4 इंक्रीज, तो 80 में 4 सम कर देंगे तो 84 हो जाएगा, तो ये 84 हो जाएगा। और एटॉमिक मास में देयर इज नो चेंजेस, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर, इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर 84 और एटॉमिक मास 211। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और जो है एटॉमिक मास 232 कन्वर्टेड इनटू लेड 82 एंड 208, देन हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा रेज इमिटेड? ये सवाल है। तो थोरियम है, इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि कितना थोरियम से लेड बन गया तो कितना अल्फा और कितना बीटा रेज निकलेगा, ये सवाल है। इस न्यूमेरिकल्स को चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कितना अल्फा निकला है, कितना अल्फा होगा और कितना बीटा इसका होगा, ये देखिए। यदि हम यहाँ पे देखिए 232 से 208 हो गया, इसका कितना हो गया? 208 एटॉमिक मास हो गया। तो एक यदि अल्फा रेज निकलता है तो कितना का कमी? 4 का कमी। और इसमें से देखिए 24 यदि कम हो रहा है यहाँ पे, तो कितना अल्फा हो जाएगा? 6 अल्फा। तो 232 में से 208 को माइनस करेंगे तो 24 होगा। तो 24 में कितना अल्फा रेज निकलेगा? 24 यदि कम होगा तो 1 में 4, तो 24 में 6, तो इसका मतलब हो गया 6 अल्फा रेज निकलेगा। इसका कितना अल्फा रेज हो गया? 6। अब चलते हैं बीटा पे। 6 अल्फा निकला तो इसका अब एटॉमिक नंबर देखिए 90 से कितना हो जाएगा? 20 इस 90 एटॉमिक नंबर है तो 6 अल्फा रेज निकला, तो 12 कम हो जाएगा, तो 12 कम होगा तो ये 78 हो गया। अब 78, अब बीटा कितना निकलेगा? तो बीटा निकलने से देखिए 78 से 82 ले जाना है, क्योंकि बीटा निकलने से क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो कितना 78 में सम करेंगे कि 82 होगा? तो 78 में 4
4 यदि ऐड करते हैं तो 82 हो जाता है। इसका मतलब है 4 बीटा रेज निकलेगा, 4 बीटा रेज निकलेगा तो 82 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया कि 6 अल्फा रेज एंड 4 बीटा रेज। तो यही था इसका आंसर। थैंक यू।